वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलर्स के बारे में। हम देखेंगे कि कंट्रोलर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, किस तरीके से हम कंट्रोलर्स की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपनी नेस्ट.js एप्लीकेशन में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरेटिकली भी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ भी हम इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको बैकएंड डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जाएगा विद नेस्ट.js। ठीक है, तो आपने इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंट्रोलर्स के बारे में कि ये कंट्रोलर्स क्या होते हैं। कंट्रोलर्स बेसिकली हमारी नेस्ट.js एप्लीकेशन में एक ऐसी जगह होती है जहां पर HTTP रिक्वेस्ट सबसे पहले लैंड होती हैं, यानी कि HTTP रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास आती हैं? कंट्रोलर्स के पास आती हैं। तो कंट्रोलर्स क्या है? बेसिकली एक ऐसी जगह है जहां पे HTTP रिक्वेस्ट सबसे पहले आती हैं। अब यहां पर आप एक क्वेश्चन पूछोगे क्या, ठीक है कंट्रोलर्स का आपने हमें बताया कि ये हमारी एप्लीकेशन में एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा कोड होता है जहां पर हमारी HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाता है। ठीक है, ये तो चीज समझ में आ गई, लेकिन ये HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है? HTTP रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि जब आप अपने ब्राउजर में या मोबाइल ऐप से कोई भी डेटा भेजते हो ना सर्वर को, अब वो डेटा भेजना किस सेंस में हो सकता है कि आपने कोई भी फॉर्म फिल करा, आपने अपनी अपनी डिटेल्स उसमें क्या करी, फिल करी, आपने उस फॉर्म को क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, यानी कि आपने अपना डेटा पोस्ट करवा दिया, आपने अपना डेटा सेंड कर दिया सर्वर को। या फिर आप अपने सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई मुझे यूजर्स की डिटेल फैच करके ला कर दो, ये भी आप क्या कर रहे हो, सर्वर से बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहे हो। या आप कोई भी रिक्वेस्ट उससे कर रहे हो कि भाई इस डेटा को क्या कर दो, अपडेट कर दो, या आप उससे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई इस डेटा को क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो ये जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना सर्वर से, ये बेसिकली क्या होती है? HTTP रिक्वेस्ट होती हैं। और इसकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। गेट का मतलब है कि आप सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई मुझे ये डेटा फैच करके ला के दो। पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि हम अपना डेटा इसको सेंड करेंगे सर्वर को कि भाई ये मेरा डेटा लो और इसको डेटाबेस में जाकर स्टोर करवा दो। पुट का मतलब होगा कि भाई एग्जिस्टिंग डेटा को इस नए डेटा से क्या कर दो, अपडेट कर दो। डिलीट का मतलब क्या होगा कि मैं भाई बताऊंगा कि भाई मेरे डेटाबेस में बेसिकली जिस एम्प्लॉय की ID 3 है या एम्प्लॉय की ID 4 है, उस डेटा को क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो ये बेसिकली क्या होते हैं कि हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने सर्वर से। तो यहां पे HTTP रिक्वेस्ट का क्या मतलब है कि यहां पे जो फ्रंट एंड से बेसिकली रिक्वेस्ट आ रही होंगी, जो क्लाइंट बेसिकली रिक्वेस्ट करेगा, चाहे वो गेट रिक्वेस्ट हो, पोस्ट हो, पुट हो, डिलीट हो, ये रिक्वेस्ट सबसे पहले बेसिकली कहां पर लैंड होती है हमारी नेस्ट.js एप्लीकेशन में? कंट्रोलर्स के पास लैंड होती हैं। कंट्रोलर्स क्या करता है? इन HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। ये काम होता है कंट्रोलर्स का। ठीक है, तो अब आपको HTTP रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, आपको कंट्रोलर्स का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कंट्रोलर्स का क्या काम है। जो आपके पास इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट आ रही हैं क्लाइंट की साइड से, इनको हैंडल करना किसका काम होता है? कंट्रोलर्स का काम होता है। एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है बिजनेस लॉजिक का, जिसको हम नेस्ट.js के अंदर क्या कहते हैं? सर्विसेज कहते हैं। कंट्रोलर्स क्या होते हैं? ब्रिज होता है। ब्रिज का मतलब ये दो चीजों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन करवाएगा। किन दो के बीच में कम्युनिकेशन करवाएगा? ये कम्युनिकेशन करवाता है क्लाइंट और सर्विसेज के बीच में, यानी कि फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आई है वो सबसे पहले किसके पास जाएगी? कंट्रोलर्स के पास जाएगी। कंट्रोलर्स क्या करेगा? उनको हैंडल करेगा, यानी कि उन रिक्वेस्ट को लिसन करेगा, और उन रिक्वेस्ट को लिसन करने के बाद कि भाई यूजर की नीड क्या है, और उस नीड के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आपको उस रिलेटेड सर्विस के पास भेज देगा कि भाई यूजर को क्या चाहिए, एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉय की डिटेल से रिलेटेड जो हमने बिजनेस लॉजिक लिखी हुई होगी, जो भी हमने अपनी सर्विस बनाई हुई होगी अपनी नेस्ट.js एप्लीकेशन में, कंट्रोलर क्या कर देगा, आपको उस साइट पे फॉरवर्ड कर देगा ताकि आपको वो सर्विस बेसिकली प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो ये काम होता है कंट्रोलर्स का कि कंट्रोलर्स क्या करते हैं, बेसिकली ब्रिज का काम करते हैं, दो चीजों के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं। और वो दो चीजें बेसिकली क्या हैं? क्लाइंट और सर्विसेज। क्लाइंट का मतलब कि फ्रंट एंड से बेसिकली क्या रिक्वेस्ट आ रही है, वो रिक्वेस्ट जो आती हैं वो किसके पास जाती हैं? कंट्रोलर्स के पास जाती हैं। कंट्रोलर्स क्या करते हैं? उन रिक्वेस्ट को लिसन करते हैं और उन रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस लॉजिक आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखी होती है, या आप कह सकते हो कि उन रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी सर्विसेज होती हैं, कंट्रोलर्स क्या करते हैं? आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है बेसिकली कंट्रोलर्स का। अब अगर हम इंपॉर्टेंस समझे कंट्रोलर्स की, तो भाई एक चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि हमारे जो API एंड पॉइंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? काफी क्लियर हो जाते हैं, काफी मॉड्यूलर हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी बिल्ट इन फंक्शनलिटीज हमें मिल जाती हैं, हमें कोड बहुत कम लिखना पड़ता है और हम फीचर्स बहुत ईजिली क्या कर लेते हैं,
यूज कर लेते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हमारा जो कोड होता है ना वो अलग अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। जब हमारा कोड सेपरेट रहेगा, क्लियर रहेगा, तो हमारे लिए उसकी स्केलेबिलिटी भी बढ़ जाती है, हमारे लिए उसकी मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, कि होता क्या है कि बेसिकली कंट्रोलर्स का यूज करते हुए हम राउटिंग के कॉन्सेप्ट को अलग कर देते हैं और बिजनेस लॉजिक को हम अलग कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि जब हम राउटिंग को अलग कर देंगे, बिजनेस लॉजिक को अलग कर देंगे, तो हमारा कोड काफी क्लियर हो जाता है, काफी स्केलेबल हो जाता है, काफी मेंटेनेबल हमारा कोड हो जाता है। इसकी जो कोड रीडेबिलिटी होती है वो काफी बढ़ जाती है, हमारा काफी क्लीन स्ट्रक्चर बेसिकली दिख रहा होता है, हमारे कोड की जो रीडेबिलिटी होती है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने अपने हर चीज को बेसिकली क्या कर लिया होता है, सेपरेट सेपरेट चीजों में डिवाइड कर दिया होता है। ठीक है, तो बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है कंट्रोलर की, कि यहां पे आपकी जो कोड की रीडेबिलिटी होती है, कोड की स्केलेबिलिटी होती है, कोड की मेंटेनेबिलिटी होती है, ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाती हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये क्या करता है, राउटिंग के कॉन्सेप्ट को और बिजनेस लॉजिक को ये क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। यानी कि जो राउटिंग का कॉन्सेप्ट होगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करने का कॉन्सेप्ट होगा, वो हम कंट्रोलर्स के अंदर लिख लेंगे, और जो बिजनेस लॉजिक होगी उसको हम सर्विसेज में लिखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे कोड की रीडेबिलिटी काफी इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं डेकोरेटर्स की, अब ये डेकोरेटर्स का कॉन्सेप्ट हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में डेकोरेटर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि इस वीडियो में हम डेकोरेटर्स को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको डेकोरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, तो डेकोरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, नेक्स्ट.जेएस में डेकोरेटर्स बेसिकली एक ऐसे स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो किसी क्लास को या किसी मेथड को या किसी पैरामीटर को स्पेशल बिहेवियर देते हैं। यानी कि ये किसी क्लास का, किसी मेथड का, किसी पैरामीटर का ये मेटा डेटा डिफाइन करते हैं कि इस क्लास के पास क्या स्पेशल पावर है, इस मेथड के पास क्या स्पेशल पावर है, इस पैरामीटर के पास क्या स्पेशल पावर है। ये बेसिकली कौन बताता है, डेकोरेटर्स बताते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि ये क्या होते हैं, स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, मेटा डेटा ऐड करते हैं किसी भी क्लासेस के अंदर, मेथड्स के अंदर, पैरामीटर्स के अंदर। और इनकी आइडेंटिटी क्या होती है, इनकी आइडेंटिटी ये होती है कि ये हमेशा @ के साइन के साथ स्टार्ट होते हैं। यानी कि नेक्स्ट.जेएस में अगर आप @ के साइन के साथ कोई भी इस तरह का फंक्शन लिखा हुआ देख लो, तो ये कोई सिंपल फंक्शन नहीं होता, बल्कि ये एक स्पेशल फंक्शन होता है जो आपकी किसी क्लास को, मेथड को या पैरामीटर्स को कोई मेटा डेटा ऐड कर रहा होता है, उसको कुछ स्पेशल बना रहा होता है, उसको कुछ स्पेशल फीचर प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसी स्पेशल फंक्शन को हम नेक्स्ट.जेएस के अंदर क्या कहते हैं, डेकोरेटर्स कहते हैं। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, ये बेसिकली बताता है नेक्स्ट.जेएस को कि भाई आपने इस क्लास को या इस मेथड को किस तरह से ट्रीट करना है। अब इसका यूज क्यों करते हैं, अगर हमें राउटिंग डिफाइन करनी है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करने हैं, वैलिडेशन यूज करनी है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी हमें अगर काम करना होता है तो हम डेकोरेटर्स का यूज करते हैं। अगर हमें किसी क्लास को कंट्रोलर जैसा बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, @कंट्रोलर का बेसिकली डेकोरेटर यूज करेंगे। अगर हमें HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए बेसिकली मेथड्स डिफाइन करने होते हैं तो उसके लिए हमारे पास @get होता है, @post होता है, इस तरीके से करके हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो डेकोरेटर्स को हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे, बट एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, इसलिए वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कोड में। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपनी बेसिकली नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन में। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है। यहाँ पर आने के बाद हमें पता है कि हमारी एप्लीकेशन में हमें डेवलपमेंट जो मेन करनी होती है वो हम किसके अंदर करते हैं, इस सोर्स डायरेक्टरी के अंदर करते हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, बेसिकली एक कंट्रोलर यहाँ पे न्यू क्रिएट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली कंट्रोलर पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट.जेएस ने हमें बताया है कि भाई अगर आपने कोई भी कंट्रोलर बनाना होगा तो आप कैसे बनाओगे, कि आपके कंट्रोलर का नाम आना चाहिए, उसके बाद डॉट आना चाहिए, उसके बाद कंट्रोलर आना चाहिए, उसके बाद डॉट आना चाहिए, और उसके बाद ऑब्वियसली आप टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हो तो TS आना चाहिए। अब क्या ये सारा काम हमेशा मुझे खुद करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर अगर इतना ज़्यादा ख्याल रखूँ इन नेमिंग कन्वेंशन का, इस नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए कंट्रोलर की फाइल बनाऊँ, फिर उसके अंदर यहाँ पर आकर ये बेसिक बॉयलर टेम्पलेट का कोड लिखूँ, क्या ये सारा काम मुझे खुद करना पड़ेगा? क्या ये काम ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता? क्या ये नेक्स्ट.जेएस हमारे लिए खुद ये काम नहीं करके दे सकता? बिल्कुल करके दे सकता है। हमें पता है कि हमारे पास नेक्स्ट.जेएस में नेस्ट CLI का एक टूल होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कमांड्स का यूज करते हुए अपने इस फ्रेमवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कमांड्स का ही यूज करते हुए क्या करूंगा, बेसिकली अपने कंट्रोलर्स को जनरेट करूंगा, और आप देखोगे कि एक कमांड से बेसिकली क्या होगा, ये नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट में कंट्रोलर की फाइल भी जनरेट करेगा और बॉयलर टेम्पलेट का कोड भी जनरेट करेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे ये एरर्स वगैरह आ रहे हैं, ये एरर्स नहीं आ रहे, बेसिकली यहाँ पे प्रीटियर बेसिकली इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पे ये जो प्रीटियर्स के ना, ये आपको यहाँ पे वार्निंग्स दिखा रहा है कि भाई स्पेस कहीं ज्यादा दी हुई है, ये करा हुआ है, वो करा हुआ है, तो आप इनको क्या कर सकते हो, यहाँ पे आकर डिसेबल कर सकते हो। तो अब आप देखो यहाँ पे आपको कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर नेस्ट CLI टूल
टूल का यूज करते हुए यानी कि एक कमांड से क्या करूंगा, यहाँ पे अपने कंट्रोलर को क्या करूंगा, जनरेट करूंगा। ठीक है, तो उसकी कमांड क्या होती है, उसकी कमांड होती है नेस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेस्ट CLI टूल का यूज कर रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा जी का मतलब होता है जनरेट। आप पूरा जनरेट भी लिख सकते हो और आप यहाँ पे सिंपल जी भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा नेस्ट, यानी कि हम नेस्ट CLI से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करने हैं कि भाई नेस्ट CLI क्या करो, जनरेट करो। क्या जनरेट करना है आपने, मैं बोलूंगा कि आपने क्या करना है, कंट्रोलर को क्या करना है, जनरेट करना है। और कंट्रोलर किस नाम से बनाना है, मैंने यहाँ पे नाम बता दिया, यूजर के नाम से क्या करो, कंट्रोलर बना दो। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने फौरन से क्या करा, यहाँ पे यूजर के नाम से एक डायरेक्टरी बनाई और इस डायरेक्टरी के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो इस कंट्रोलर की टेस्टिंग से रिलेटेड भी एक फाइल बना दी है, जहां पे आप इस कंट्रोलर की टेस्टिंग कर सकते हो। और इस कंट्रोलर की जो एक्चुअल फाइल है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने की लॉजिक लिखेंगे, उसकी भी इसने खुद ने फाइल यहाँ पर बना दी है। यहाँ पर इसने नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए सारी चीजें करके दे दी हैं। बेसिक टेम्पलेट का कोड भी इसने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है। मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, प्रीटियर को यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा ताकि इस तरीके की कोई वार्निंग मुझे यहां पर ना मिले। ठीक है, अब जब आप यहां पे बेसिकली इसको जनरेट करते हो ना, तो ये जनरेट होने के साथ साथ अगर हम यहां पर आते हैं मॉड्यूल में हमें क्या करना होता है, अपने कंट्रोलर को रजिस्टर करना होता है। तो आप यहां पे देख सकते हो ये यूजर कंट्रोलर यहां पे ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे रजिस्टर भी हमें खुद से मैनुअली आकर करने की नीड नहीं होती, यहां पे रजिस्टर भी क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली खुद से रजिस्टर हो जाता है। ठीक है, मैं इसको यहां पे भी आके क्या कर देता हूं, इसको डिसेबल कर देता हूं। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि हमारा जो कंट्रोलर है वो यहां पे रजिस्टर हो चुका है। अगर आपका कंट्रोलर यहां मॉड्यूल में रजिस्टर नहीं होगा तो आपका कंट्रोलर वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपको अपने कंट्रोलर को मॉड्यूल में क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे क्लोज कर देता हूं। हमारा कंट्रोलर यहां पे ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। हम आ जाएंगे यहां पे आप देख सकते हो कि हमारे पास कंट्रोलर का बेसिकली एक बेसिक टेम्पलेट का कोड लिखा हुआ है, जिसके अंदर हमने क्या करा हुआ है, बेसिकली कंट्रोलर को हमने यहां पे इंपोर्ट करवाया हुआ है। कहां से, Nest.js कॉमन से हमने इसको इंपोर्ट करवाया हुआ है। और ये कंट्रोलर क्या है, कैसे पता चलेगा ये कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर भाई यहां तक अगर मैं देखूं तो कंट्रोलर मुझे एक फंक्शन दिख रहा है, लेकिन ये सिंपल फंक्शन नहीं है, ये एक स्पेशल फंक्शन है। कैसे पता चला स्पेशल फंक्शन है, कि फंक्शन के नाम से पहले क्या लगा हुआ है, @ का साइन लगा हुआ है। और @ का साइन अगर किसी भी फंक्शन के नाम से पहले लगा हुआ हो Nest.js में, तो उसको हम सिंपल फंक्शन नहीं कहते, बल्कि वो एक स्पेशल फंक्शन होता है। और उस स्पेशल फंक्शन को हम Nest.js में क्या कहते हैं, डेकोरेटर कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर लिख देता हूं कि ये बेसिकली क्या है, डेकोरेटर है। और ये कौन सा डेकोरेटर है, ये कंट्रोलर डेकोरेटर है। यानी कि ये डेकोरेटर बेसिकली क्या कर रहा है, Nest.js को बता रहा है कि भाई ये जो क्लास बनी हुई है ना, ये कोई सिंपल क्लास नहीं है, बल्कि तुमने इस क्लास को कैसे ट्रीट करना है, एज अ कंट्रोलर ट्रीट करना है। तो Nest.js को पता है कि भाई कंट्रोलर का क्या काम होता है, कि यहां पे HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे Nest.js को एक चीज पता चल गई। तो यहां पे हमने क्या करा, डेकोरेटर का यूज करते हुए इस क्लास को मेटा डेटा प्रोवाइड करा। हमने Nest.js को बताया कि बेसिकली ये कोई सिंपल क्लास नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक कंट्रोलर टाइप की क्लास है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहां पर बता दी है। यहां पर आकर हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर एक और डेकोरेटर का यूज करेंगे और वो डेकोरेटर हमारा होगा गेट डेकोरेटर। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर लिखूंगा गेट, आप यहां पे देख सकते हो ये गेट डेकोरेटर यहां से इंपोर्ट हो चुका है। कैसे पता चला डेकोरेटर है, फंक्शन के नाम से पहले क्या आ रहा है, @ का साइन आ रहा है क्या, ये एक फंक्शन है, तो हमने यहां पे इस तरह से ये साइन लिख लिया। अब इसके बाद क्या करूंगा, एक मेथड बनाऊंगा। मैंने यहां पर अगर मेथड बनाना है गेट यूजर के नाम से, तो मैंने यहां पर लिख दिया है गेट यूजर, और इस तरह से मैंने यहां पे इसको क्या बना लिया, एक मेथड इस तरह से बना लिया है। अब इसको हम कोई सिंपल मेथड नहीं बोलेंगे, ये क्या है, एक स्पेशल मेथड है। कैसे स्पेशल मेथड है, क्योंकि ये जो डेकोरेटर है ये इसको क्या कर रहा है, एक मेटा डेटा प्रोवाइड कर रहा है। और ये डेकोरेटर क्या बता रहा है कि भाई ये जो मेथड है ना, ये कब कॉल होगा, जब यूजर क्या करेगा, इस वाले राउट पर गेट रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, इस मेथड के अंदर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर सिंपल लिखूंगा रिटर्न, कि भाई ये मेथड क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, मैंने यहां पर आकर लेट्स सपोज लिख दिया यूजर डेटा फेच्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो मैंने यहां पर आकर इस तरह से लिख दिया यूजर डेटा फेच्ड सक्सेसफुली, यहां पे एक रिटर्न मैसेज लिख दिया है और यहां पे हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा लेंगे। अब इस कोड को जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे ये जो डेकोरेटर हमने यूज करा है, ये बेसिकली कंट्रोलर का बेस राउट होगा। ये बताएगा कि बेसिकली राउट क्या रहने वाला है, यानी कि क्लाइंट बेसिकली किस वाले राउट पर आएगा, तब आपने इस कोड को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हमारा बेस राउट है। हमने बता दिया कि बेस राउट क्या है, हमारा यूजर है। अब यहां पर हमने क्या लगाया था, गेट डेकोरेटर का यहां पे यूज करा था। हमने बोला कि भाई जब यूजर इस वाले राउट पर क्या करेगा, गेट रिक्वेस्ट हिट करेगा, इस राउट पर जब गेट HTTP रिक्वेस्ट आएगी, तो आपने क्या करना है, इस मेथड को रन कर देना है। ठीक है, तो यहां पे ये वाला मेथड जो है ये कब रन होगा, जब इस वाले राउट के ऊपर क्या आएगी, गेट HTTP रिक्वेस्ट आएगी। और ये चीज मेक श्योर कौन कर रहा है कि भाई इस मेथड को आपने गेट रिक्वेस्ट
पर ही चलाना है, पोस्ट या पुट पर नहीं चलाना। वो हमारा ये वाला डेकोरेटर क्या कर रहा है, इस चीज को मेक श्योर कर रहा है। ये बोल रहा है कि भाई ठीक है, आपने राउट तो डिफाइन कर दिया कि भाई यूजर क्या कर सकता है, इस वाले राउट पर आ सकता है, लेकिन हो सकता है वो इस वाले राउट पर पोस्ट रिक्वेस्ट करे, हो सकता है वो इस वाले राउट पर पुट रिक्वेस्ट करे, हो सकता है वो इस वाले राउट पर डिलीट रिक्वेस्ट करे। तो आपने दूसरे कोई HTTP रिक्वेस्ट मेथड पर आपने इस मेथड को नहीं चलाना, बल्कि आपने इस मेथड को सिर्फ तब चलाना है जब यूजर क्या करेगा, इस वाले राउट पर आकर गेट रिक्वेस्ट क्या करेगा, हिट करेगा, तब आपने क्या करना है, इस वाले मेथड को रन करना है। ठीक है, तो यहां पे हमने बेसिक सा कोड लिख लिया है कंट्रोलर का, जो बेसिकली क्या कर रहा है, एक HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। और कौन सी HTTP रिक्वेस्ट यहां पे हैंडल हो रही है, गेट HTTP रिक्वेस्ट हैंडल हो रही है कि जब यूजर वाले राउट पर आकर गेट रिक्वेस्ट हिट करेगा तो ये कंट्रोलर क्या करेगा, आपको ये वाला मेथड रन करके दे देगा। ठीक है, तो अब हम इसको यहां पे टेस्ट करेंगे। मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर हमारे पास कमांड होती है npm रन स्टार्ट की कमांड। ठीक है, तो मैंने यहां पर आकर लिख दिया npm रन स्टार्ट की कमांड, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन यहां पर रन कर दी जाएगी। लेकिन रन नहीं हुई क्योंकि मैंने यहाँ पर बेसिकली कमांड गलत लिख दी थी आई गेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर देख लेता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पर क्या चीज़ गलत लिखी है। ज़रा मैं आता हूँ पहले package.json में, और यहाँ पर आकर अच्छा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, इस कमांड को चेंज करा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे npm रन फर्जीन करना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, npm रन। बल्कि यार फर्जीन को हटा देते हैं यार, इसको यहाँ पे सिंपल स्टार्ट ही कर देते हैं, वरना बार बार मैं भूल जाऊंगा और फिर मैं जो है ना ये बार बार कंफ्यूज होऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर npm रन, और जो एक्चुअल कमांड होती है बेसिकली वो क्या होती है, npm रन स्टार्ट की कमांड होती है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, npm रन स्टार्ट की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा। ठीक है, तो अब हमारी एप्लीकेशन बेसिकली रन कर दी जाएगी लोकल होस्ट 3000 पोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर इसको क्या करूंगा, क्लोज करूंगा। हम यहां पर आएंगे, यहां पर आने के बाद मैं सबसे पहले लिखूंगा लोकल होस्ट 3000। जैसे ही यहां पर आऊंगा, यहां पे आप देख सकते हो माय नेम इज फरजीन अली आ रहा है। अभी यहाँ पे यूजर डेटा फेच सक्सेसफुली क्यों नहीं आया, क्योंकि हम यूजर वाले राउट पे नहीं गए। ये वाली चीज कब एग्जीक्यूट होगी, जब आप यूजर वाले राउट पर आओगे। ठीक है, तो मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आने के बाद मैं लिखूंगा स्लैश, और अब मैं यहां पे लिखूंगा यूजर। अब जैसे ही मैं यहां पर आकर ये जो गेट रिक्वेस्ट हिट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई यूजर वाले राउट पे जो भी चीजें मुझे जरा लेकर आकर दो। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अब आप यहां पे देख सकते हो यूजर डेटा फेच सक्सेसफुली आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली कंट्रोलर्स का कॉन्सेप्ट होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो क्या है, अगर मैं यहां पर अगर चेंजेस कर लेता हूं, जैसे मैंने यहां पर अगर लिख दिया यूजर डेटा फेच सक्सेसफुली, और उसके बाद मैंने यहां पर अगर ना 3 एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लिया, कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अगर मैं अभी यहां पर आता हूं, यहां पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा, तो ये आपको चेंजेस नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी, ये प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, हमने यहां पे कमांड रन करी npm रन स्टार्ट की कमांड। हम आइंदा से npm रन स्टार्ट की कमांड रन नहीं करेंगे। ठीक है, मैं अपनी एप्लीकेशन को क्या करूंगा, यहाँ पे क्लोज करूंगा। मैं आता हूं जरा यहाँ पे package.json में। आप यहां पर अगर देख सकते हो, हमारे पास इन्होंने एक स्क्रिप्ट बताई हुई है start: dev की। इससे क्या होगा, Nest.js एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वॉच के फ्लैग के साथ। इससे क्या होता है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन रन करोगे और फिर आप किसी भी कंट्रोलर के अंदर, किसी भी सर्विस के अंदर, किसी भी फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस करोगे, तो वो ऑटो रिफ्रेश हो जाता है, वो चेंजेस अपडेट हो जाती हैं। अभी हमारे पास क्या था कि जब हम सिंपल यहाँ पे npm स्टार्ट की कमांड रन कर रहे थे, तो हमारी Nest.js की एप्लीकेशन रन हो रही थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हम छोटी सी भी कोई चेंजेस करेंगे तो हमें दोबारा आकर अपनी एप्लीकेशन को क्लोज करना पड़ेगा, दोबारा से रन करना पड़ेगा उन चेंजेस को देखने के लिए। लेकिन Nest.js ने हमें क्या बोला है कि भाई आप npm रन स्टार्ट के साथ :dev की कमांड रन करो, जिससे क्या होगा कि आपको ये काम बार बार करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो अब आपको मैं दिखाता हूं। मैं अगर यहां पर आता हूं, यहां पे आके मैं लिखूंगा npm रन स्टार्ट और : मैं यहां पे लिखूंगा dev। ठीक है, ये वाली मैंने यहां पर कमांड यहां पे क्या कर दी, रन कर दी। अब इससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन यहां पे दोबारा रन होगी, लेकिन अब ये रन होगी बेसिकली वॉच मोड में। वॉच मोड का मतलब ये वॉचमैन वाला काम करेगा, जो भी चेंजेस होगी ये फौरन से फाइल को वहां पे जाके क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पे आके रिफ्रेश करूंगा, देखो आपको यहां पे चेंजेस मिल गई। दोबारा करके दिखा देता हूं, अगर मैं यहां पर आकर इन चेंजेस को हटा देता हूं, या चलो 2 यहां पे लगा लेता हूं। ठीक है, सेव करूंगा, यहां पे आप देख सकते हो ये फौरन आपके टर्मिनल में क्या कर रहा है, चीजों को अपडेट कर रहा है। मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके रिफ्रेश करूंगा, देखो आपको यहां पे अपडेशन मिल चुकी है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो आगे आने वाली वीडियोस में भी जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो वो इसी कमांड के साथ रन करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कंट्रोलर्स का, जिसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करने वाले हैं कि कंट्रोलर्स में हम और क्या क्या काम कर सकते हैं, डेकोरेटर्स और क्या क्या होते हैं, ये मेथड्स वगैरह में हम किस तरह से काम करेंगे। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम आगे आने वाली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।